नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। साथियों, प्रदेश के शिक्षक साथियों की 3-4 बड़ी इस समय की ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पूर्व सेवा गणना, टीटी अनिवार्यता मुद्दे को लेकर बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कमेंट आ रहे हैं, शिक्षक साथी फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इसको लेकर प्रदेश के शिक्षक संगठनों की क्या रणनीति है, शिक्षक फेडरेशन की क्या रणनीति है, इसको आप बताइए। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों के सटीक सवालों के जवाब के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष, उनके मुखिया रविंद्र राठौर जी के पास आए हैं उनका जवाब लेने के लिए। तो रविंद्र सर, सबसे पहले आपका, आपके पूरी टीम का, पूरे फेडरेशन का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। धन्यवाद लोकेश साहू सर। आपका पूरा यूट्यूब परिवार और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक हैं जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, हमारे संगठन के शिक्षक हैं, प्रदेश के शिक्षक हैं, उस सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार है। सर, सबसे पहले तो प्रदेश के सहायक शिक्षकों का सबसे पुराना और गंभीर मुद्दा है वेतन विसंगति। उसको लेकर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेतन विसंगति को लेकर आप लोगों की रणनीति क्या है और वास्तव में वेतन विसंगति क्या है, उससे प्रदेश के सहायक शिक्षकों को प्रति महीने कितने हजार का नुकसान हो रहा है और अभी कितने सहायक शिक्षक होंगे, कि उनकी संख्या कितनी होगी जो वेतन विसंगति से प्रभावित है, और इसको लेकर आपके फेडरेशन की रणनीति क्या है सर? सबसे पहले तो आप बताइए। धन्यवाद भाई। सबसे पहले मैं एक लाइन में बता दूं कि जो वर्ग विशेष है, जैसे हम संविलियन के पहले वर्ग 1 थे, वर्ग 2 और वर्ग 3, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, इन तीनों का वेतन समानुपातिक नहीं होना ही वेतन विसंगति है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वेतन का जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम है, और वही वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो अच्छा सर, जैसे बहुत ज्यादा है। ये वर्ग 2 वर्ग 1 में मेरे ख्याल से 2 या 3 हजार का ही डिफरेंस है, ऐसा कुछ एक चार्ट के माध्यम से मैं देखा हूँ। वर्ग 2-1 के बीच में मैं बता दूं सर, कम से कम 10 से 15 हजार का नहीं है, 2-3 के बीच में। हाँ, 2-3 के बीच में 10 से 15 हजार का अंतर है। क्या हुआ है, मान लीजिए आपकी और मेरी नौकरी लगी 1998 में, 1998 में लगी और आप 2-4-5 साल में पदोन्नति पा गए, और मैं आज तक उसी पद पे सहायक शिक्षक हूँ। मेरे और आपके वेतन में 20 हजार तक का अंतर आ चुका है प्रति महीने। बताइए, एक साथ नौकरी, एक ही दिन ज्वाइनिंग को 15 से 20 हजार का अंतर, यही वेतन। हाँ, ठीक। हाँ, हमारी जो क्रमोन्नति काटी गई 2012 में, और उस समय क्रमोन्नति के लिए जो विरोध नहीं हो पाया, आपको बता दूं कि बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान हो गया उसमें। आज जो शिक्षक 5,000, 50, 5100 पे स्केल तक पहुंच गए थे, उनको आखिरी में 4,000 पे गुणांक करके फिक्सेशन कर दिया गया। इससे हमारे जो सहायक शिक्षक हैं उनके वेतन मान में भारी अंतर आ गया, और ये संविलियन तक बरकरार रहा, संविलियन हो गया तो वेतन विसंगति रहा। बहुत संघर्ष किए, बहुत आंदोलन किए, वन टाइम रिलैक्सेशन दिए, प्रदेश के शिक्षक पदोन्नति पाए, लेकिन वेतन विसंगति का आज तक समाधान नहीं निकल पाया। हमारी रणनीति ये है कि चूंकि पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने जब संविलियन हुआ तो एक बहुत बड़ा टैगलाइन छपवाया था, वर्ग 1 और 2 को लाभ और 3 के साथ धोखा। लेकिन वो धोखा बरकरार रहा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने 5 सालों तक आंदोलन किया, जिसको देखते हुए वर्तमान जो सरकार है उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे, क्रमोन्नत वेतन मान देंगे। और बड़े मजे की बात बता रहा हूं कि यहाँ जब आते थे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और हमारे देश के बड़े बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता, सभी बोलते थे कि मोदी की गारंटी 100 दिनों में पूरा होगी, मोदी की गारंटी 100 दिनों में पूरा होगी। पूरे शिक्षक आशान्वित थे कि 100 दिनों में हमारी मांग पूरी होने वाली। आज सरकार को 2.5 साल बीत गए सर। हमने कई बार निवेदन किया, 2 सालों तक हमने कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ ज्ञापन देते रहे। हमने 17 जनवरी को एक आंदोलन किया, वो भी शनिवार बैकलेस डे के दिन, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान मत हो, हमारी मांगे रेखांकित हो जाए सरकार के पास। प्रदेश के लगभग 78 से 79 हजार शिक्षकों ने इस आंदोलन में भाग लिया, और इस आंदोलन में भाग लेकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में हम कामयाब भी हुए, जिसमें हमारे माननीय देवजी भाई पटेल जी ने डीबीडी में बोला कि मैं मिलवाऊंगा, और उन्होंने मिलवाया भी। हमारे ड्राफ्ट को माननीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक और विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाए। कल उन्होंने पहली मुलाकात करवाई माननीय रमन सिंह जी से, वहां भी चर्चा हुई, दूर करेंगे, लेकिन उनके द्वारा मौखिक आश्वासन है, अभी तक हमको कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, लिखित में नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी रणनीति है कि हम लगातार, जो मंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, इस सरकार को चलाने वाले हमारे अधिकारी हैं, उनसे हम सतत संपर्क बना के लगातार पत्र व्यवहार निवेदन करते रहेंगे। हमने उनको ये भी कहा है कि आप प्रदेश में अगर आप चाहते हैं कि हम एक बड़ा सम्मेलन करा देते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का,
हजारों लाखों की भीड़ में आप घोषणा करें और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन सम्मेलन कराने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमको आंदोलन करने का कोई जरूरत ही नहीं। भाई जब हमारी मांग को आप सम्मेलन से आंदोलन क्यों करेंगे? नहीं तो आप तो जान रहे हैं सर कि आखिरी में सरकार के चुनावी वर्ष से पहले भीषण आंदोलन करेंगे। हम लोग तो सैनिक हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और लड़कर ही मांग पूरा कराएंगे। लेकिन हमने एक बार स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए निवेदन पे काम करना चालू किया है, क्योंकि गारंटी में ये कारगर होगा निवेदन आपका? 100% भरोसा है। ये जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है और यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी बहुत ही सौम्य है और उनको मोदी जी के नाम को कोई खराब करना नहीं चाहेगा, वो गारंटी पूरा करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसके बाद सर दूसरा बड़ा मैटर प्रदेश के शिक्षकों का क्रमोन्नति का है। एक एक्चुअल में क्रमोन्नति है क्या, इसका विवाद क्या है और इसका लाभ प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैसे मिलेगा? हाँ देखिए सर, अभी एक मामला आया था WA 261 का, सोना साहू वर्सेस गवर्नमेंट। हाँ, इसमें पहले हाई कोर्ट से जीता इन्होंने केस, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP भी खारिज हो गया यहाँ का। तो उससे एक सहायक शिक्षक को क्रमोन्नत वेतनमान देते हुए उसके LPC रिवाइज किया गया और उसको शिक्षा विभाग में दिया गया, जिसकी वजह से उनकी में वेतन में कोई विसंगति नहीं रहा। तो एक सरकार के पास एक नजीर है, एक उदाहरण है कि जिस प्रकार WA 261 में जो फैसला हुआ वो फैसला उस समय जितने भी शिक्षक जो उसकी पात्रता रखते थे उस पर लागू कर दे, क्योंकि क्रमोन्नति 2012 से भूतलक्ष्मी प्रभाव से काटी गई। उससे क्या होता था कि मान लीजिए मेरी नौकरी मुझे करते 7 साल हो गए और मेरी योग्यता है, मैंने अगर स्नातक किया है, मैंने D.Ed B.Ed योग्यता अर्जित कर ली है और मेरा सर्विस बुक में इंद्राज है, तो मुझे प्रमोशन दिया जाता था पदों के विरुद्ध। अगर मेरा प्रमोशन नहीं हो पाता था तो चूंकि मेरी योग्यता थी पदोन्नति की, तो मुझे 10 साल बाद में भी अगर प्रमोशन नहीं मिल पाता था तो मुझे क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता था। लेकिन 1998 वाला शिक्षक, 2005 वाला शिक्षक बीच के और 2004 के भी शिक्षक, 2007, 8, 9, इन लोग को कोई क्रमोन्नति का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। अब 2018 से इन लोग 2028 में क्रमोन्नति देंगे, तो हमारा जो पिछला सेवा है वो तो शून्य हो गया सर। तो ये एक सरकार के पास हम उदाहरण प्रस्तुत करके कई बार तथ्यात्मक रूप से बात कर चुके हैं। अच्छा रविंद्र सर, सोना साहू का केस लगा था, सोना साहू जी को क्रमोन्नति का एरियस भी मिल गया हाई कोर्ट से, उनके पक्ष में फैसला आया। तो उसके बाद बाकी शिक्षकों ने अलग अलग ग्रुप बना के बहुत सारे लोगों ने केस किया। आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, SLP आप लोग दायर किए थे। तो उसके बाद फिर बिलासपुर हाई कोर्ट में बाकी शिक्षकों का केस को अलग बोल के हाई कोर्ट ने कैसे खारिज कर दिया? क्या सोना साहू कोई बाहर से आए थे क्या, दूसरे देश से, या उनका केस कैसे अलग? देखिए, सिविलियन जो भर्ती नियम के कंडिका क्रमांक 4 को इन लोग बाधा मान रहे हैं कि आपको समस्त लाभ 2018 से दे होंगे, जबकि सिविलियन भर्ती नियम की कंडिका क्रमांक 4 के विरुद्ध पूर्व में निर्णय आ चुका है, सोना साहू को क्रमोन्नति मिल चुका है। और ऐसे प्रदेश में हजारों शिक्षक है जिनको आज भी क्रमोन्नति मिलता है। और साथ ही साथ हमने जितने भी जो शिक्षक थे जो कोर्ट गए, उनको रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर बहुत लोग को मिला और बहुत लोगों का केस अभी आखिरी में बेंच बना के डिसमिस कर दिया गया। और उसका यही तथ्य गया कि आपकी जो केस है वो सेम सोना साहू जैसे नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पंचायत विभाग को अपने सरकार के कर्मचारी ही नहीं मानते, हो निकाय के कर्मचारी मानते हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप वित्त नियम 2009 के कंडिका क्रमांक 3 में भी लिखा है कि जब एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन होगा तो उसके सेवाओं की गणना होगी, लेकिन यहाँ नहीं किया जा रहा है। तो ये सब तथ्यात्मक बात हम रख चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि डबल बेंच नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से इस प्रदेश के जो शिक्षक है वो क्रमोन्नत वेतनमान पाएंगे। तो क्या आगे आप लोगों की रणनीति वही होगी कि इसको लेकर आप डबल बेंच में दायर करें बिलासपुर हाई कोर्ट में, या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं? देखिए, संगठन का काम कोर्ट कचहरी जाना नहीं है। वो जो सरकार है वो अगर एक के लिए फैसला मिल चुका है तो उसको सभी के लिए जनरल ऑर्डर करके लागू कर देना चाहिए। और अभी जितने साथी जो केस लगाए हैं उनके लिए रास्ता बना है, सब अपने अपने इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें आने वाले समय में आपको फैसला देखने को मिल सकता है। लेकिन सरकार को उस फैसले के आधार पर, चूंकि उनकी गारंटी में सिर्फ विसंगति नहीं क्रमोन्नति भी जुड़ा हुआ है, हम प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नति देंगे। तो भाई जब आप क्रमोन्नति शब्द जोड़ दिए हो तो ये कितना अच्छा बात होगी कि अगर आप WA 261 की तरह अच्छा मौका के शिक्षकों को क्रमोन्नति दे दें। इसके बाद रविंद्र सर, प्रदेश के कई हजार शिक्षकों का और लगभग सभी LV संवर्ग के शिक्षकों का एक मांग है कि पूर्व सेवा की गणना किया जाए, जब से आपकी नियुक्ति हुई थी तब से।
और इसकी मार तो अभी लगभग 13-14 हजार जो 28 से पहले रिटायर्ड हो रहे हैं, जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा ओपीएस का लाभ, वो लोग तो बहुत ज्यादा इसको लेकर आक्रोशित भी हैं, आशान्वित भी हैं और भयभीत भी हैं कहिए। देखिए मैं आपको पूर्व सेवा गणना को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए सर, 17 तारीख का जो आंदोलन था वो हम 4 मुद्दे को लेकर के था। आपके कैमरे से मैं बताना चाहूंगा। पहला है मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने दिया जाए। ये तो उनके गारंटी में शामिल है, इसको हम अलग से नहीं कर रहे हैं। हमारी मूल मांग रही है तो गारंटी में शामिल कर दें। लेकिन हमारे जो दूसरे बिंदु पर था, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर सभी एलबी शिक्षकों को समस्त लाभ प्रदान किए जाए। ये एक ऐसा मांग है, पूर्व सेवा की गणना एक ऐसा मांग है कि इनकी गारंटी भी उसमें पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर हो जाएगी। ऑलरेडी इनके पूर्व सेवा की गणना कर दिए तो जो जिस पेंशन की पात्रता 33 वर्ष में है उसकी गणना भी अगर पूर्व सेवा कर दिए वो भी पूरी हो जाएगी। जिस शिक्षक को समय में समय मान नहीं मिला उसको भी सारी उसमें समस्या दूर हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर पूर्ण पेंशन चाहते हैं, क्रमोन्नति चाहते हैं, वेतन विसंगति से निदान चाहते हैं तो हमारी सेवाओं की गणना करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भले ही 12 वर्ष में क्रमोन्नति मिलता है, लेकिन उनके सेवाओं की गणना हो रही है। वहां के सहायक शिक्षकों का वेतन और यहाँ के सहायक शिक्षकों के वेतन में भारी अंतर है। मैं अभी गया था दिल्ली में उत्तर प्रदेश के साथी आए, वहां केंद्रीय वेतनमान मिलता है वहां के शिक्षकों को, तो जब यूपी वालों को अच्छा, तो जब यूपी वालों को मिलता है केंद्रीय वेतनमान तो ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे जिस राज्य से अलग होकर बने हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पहले एक थे, तो अगर आप वहां का सेवा शर्त के हिसाब से भले ही आप हमको क्रमोन्नत आप 10 साल में दे रहे हैं, उसको 12 वर्ष कर दो, लेकिन हमारी गणना आप एमपी के पैटर्न पे कर दो, तो इसकी सारी समस्याओं का समाधान। अच्छा रवीन सर, मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं, पहले वो भी शायद पंचायत विभाग में थे, उनका भी संविलियन हुआ, तो उन लोगों को सरकार अपने मन से दे रही कि वो लोग हाई कोर्ट से जीत के आए, तब सरकार देना शुरू की है। देखिए क्या हुआ, वहां जब संविलियन की बात आई और यहाँ भी संविलियन की बात आई, तो उन्होंने उनके कंडिका क्रमांक 4 उनके लिए बाधा नहीं बनी। उनके लिए कंडिका क्रमांक 4 जैसे हमारे यहाँ एक बॉन्डिंग कर दिए कि आपको समस्त सेवा 1 जुलाई सन 2000 एक डेडलाइन दे दिया गया, यहाँ से तय होंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक ही जैसा एफिडेविट कहीं स्वीकार्य नहीं है, कंडिका क्रमांक 4 भी उड़ेगा हमारे प्रदेश में। उसके लिए लीगल सेल काम कर रही है, कंडिका क्रमांक 4 उड़ेगी, इसकी पूर्व सेवा गणना का केस चल रहा है। तो एमपी में वहां के जो जितने भी लीडर्स थे, वहां के नेताओं से संपर्क स्थापित करके 6 महीना बाद भले ही संविलियन लिए, लेकिन वो अपनी पूर्व सेवा की गणना करा कर ही लिए, जिसकी वजह से आज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एक बड़ा मैटर अभी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में, शिक्षक समुदाय में, शिक्षक विद्यार्थी में, कि टीटी अनिवार्यता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है, जिसके बाद पूरे देश में बवाल चल रहा है। सर, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है और इसके निदान के लिए फेडरेशन क्या कर रहा है अभी, और सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, सरकार को सीधी सी बात है कि नो टेट बिफोर आरटी एक्ट 2009। सरकार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जब आया, 2010 में जब लागू हुआ, तो उससे पहले के नियुक्त शिक्षकों को इसके दायरे में बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके सेवा शर्त में कहीं नहीं लिखा था कि आपको टीटी अनिवार्यता चाहिए। उसके बाद के जितने नियुक्त शिक्षक हैं, उन सबके लिए भी सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। अगर इस सेवा में आए तो सरकार, अगर वो टीटी नहीं थे तो उनको इस सेवा में लिए क्यों? अगर वो इस सेवा में आ गए हैं, कोई किसी का नौकरी लग गया है, किसी को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। आपको उनके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, विभागीय टीईटी की परीक्षा करवानी चाहिए, प्रश्न पत्रों का सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि आज जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, 52 साल है, वो टेट की परीक्षा कैसे दिलाएंगे भाई? आज आप, बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई हमारे आईएएस अधिकारी हैं, कोई हम बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हमारे बड़े पदों पर बैठे हैं। आज एक उम्र होने के बाद अगर उनका सेवा काल 5 साल, 7 साल, 10 साल बचा है और उनको बोलो कि आप जो परीक्षा आज से 25 साल पहले निकाले थे तो वो नहीं निकाल पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति। सही बात है। हाँ। ये एक मानवीय आधार पर भी सोचना चाहिए, और न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको कभी प्रभावित मत करो। सरकार को इसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकार जो है, हमारे जो राज्य सरकार है, उसको, अभी आंध्र प्रदेश का मैं पढ़ रहा था, माननीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी का, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि हमारे यहाँ इससे प्रभावित शिक्षकों को हम नहीं निकलने देंगे। वैसे ही हमारे राज्य सरकार को भी कम से कम एक बयान जारी करना चाहिए।
ताकि इसके जो बिचौलिए हैं, जो कुछ मानसिक रूप से दबाव में हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, ये इससे बाहर आए। इसके बारे में एक बयान आना चाहिए कि हम टेट अनिवार्यता को लेकर ये सोचते हैं। इसका एक बहुत ही एक व्यापक प्रभाव पड़ा है कि माननीय जो राज्य मंत्री जी हैं जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा लिखित रूप में टेट अनिवार्यता की बात कह दी गई अभी लोकसभा में जी। और उससे पहले माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी जो पूरे देश की टीम है टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उनके द्वारा जब धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात किया गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, है ना, माननीय जतिन प्रसाद जी के माध्यम से उनके द्वारा मुलाकात किया गया, तो वहां उनके द्वारा एकदम सिंपैथी दिखाया गया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम इसे कुछ ना कुछ करेंगे, जबकि उनके पास पूरी शक्तियां मौजूद है। अच्छा रविंद्र सर, शिक्षा समवर्ती सूची में है शायद, इसको लेकर राज्य सरकार भी अपने हिसाब से नियम बना सकती है, अपने राज्य के जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं उसके, शिक्षा विभाग के, तो राज्य सरकार को ऐसा कौन सा रास्ता निकालना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का भला हो टीटी मुद्दे पर, और वो पूरे देश में एक मिसाल बने, उस उदाहरण को लेकर बाकी दूसरे राज्य भी उसको फॉलो करके अपने टीचर को बताएं। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है डीएड बीएड। जब डीएड और बीएड वालों के संघर्ष में जो बच्चे बीएड किए थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, उन्होंने संघर्ष किया, सरकार की इच्छा शक्ति थी, आज उनको प्रयोग सहायक के रूप में उन्होंने नौकरी दे दिया वापिस, उनका ग्रेड पे वही है। ऐसे ही व्यवस्था टेट अनिवार्यता में लानी चाहिए कि कोई भी शिक्षक का नौकरी मत जाए, एक विभागीय टेट परीक्षा आयोजित किया जाए, और पूर्व में इसके नाम से हमारे संगठन ज्ञापन भी दे चुके हैं कि इस नियम के तहत आप करा सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब नियुक्त हुए तो हमने जो डीएड किया या डीएलएड किया वो विभागीय किया, तो वैसी ही व्यवस्था हमारे लिए बना दे गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास इतने काबिल अफसर हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस हैं, उनके केवल इच्छा शक्ति की बात है, वो चाहेंगे तो कौन सी बड़ी बात। अच्छा रविंद्र सर, जैसे आप बार बार विभागीय टेट परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर प्रदेश के जो बेरोजगार साथी हैं, डीएड बीएड साथी हैं, उनका एक कंसर्न रहता है। मैं एक दो लोगों से बात कर रहा था, तो उनका तर्क है कि इसमें आधा लोगों को आप राहत दे रहे हो, टीचर लोगों को, और बाकी के जो बेरोजगार हैं वो ईमानदारी से टेट की तैयारी करके आ रहे हैं, तो शिक्षकों के अलग व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है, उनको सरलीकरण क्यों किया जा रहा है, ये भेदभाव वाली नीति है, ऐसा उनका कहना है। डीएड बीएड अभी सीजी टेट का परीक्षा हुआ है, मैं प्रश्न पत्र को पढ़ रहा था, देख रहा था, जितना समय उसमें निर्धारित था, उस निर्धारित समय में उसे पास करना इतना आसान नहीं है। जो बच्चे लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी उस टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लायक नहीं बनाए हैं, बहुत लोग, बहुत ज्यादा लेंथी और इतना कठिन प्रश्न, तो इसको सरलीकरण, मतलब वो एक क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा समय लग रहा था, उनका कहना है ज्यादा, एकदम 10 मिनट 15 मिनट। देखिए, मैं आपको एक बता रहा था कि सिविल अपील नंबर 1385/2025 के अनुसार जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें प्राथमिक व उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा 1ली से 8वीं तक के लिए 2 वर्ष के अंदर टेट अनिवार्य करना है, ठीक है, जिससे वो मानसिक दबाव में बहुत आ चुके हैं। तो इसका एक तो बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनसीटी द्वारा एनसीईआरटी रायपुर के माध्यम से 60 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाया गया था, है ना, अर्थात दूरस्थ डीएड कराया गया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की सेवा अवधि को देखते हुए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विभागीय टेट करा दे। ये इसका रास्ता निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। और रविंद्र सर, कल आप लोगों के संगठन का, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समर्थ फेडरेशन का राजधानी रायपुर में जो एक महाबैठक रखा गया था कल 12 फरवरी को, उसमें क्या क्या हुआ और उस बैठक का थीम क्या था, उसमें क्या प्लानिंग हुई, इसको थोड़ा डिटेल से आप दर्शकों को बताइए। देखिए, हमने 17 के आंदोलन के बाद एक समीक्षा बैठक, और इस छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसमें चुनाव के पश्चात एक ऑफलाइन बैठक रखा, जिसमें हमारे भारी संख्या में पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण शामिल हुए, और सभी के द्वारा जो आगामी रणनीति पर चर्चा किया गया, और साथ ही साथ सरकार से जो संवाद की बात है उसमें सरलीकरण की बात किया गई। तो हम लगातार एक निचले स्तर से सरपंच, पंच, बीडीसी, जिला पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद,
मंत्री, मुख्यमंत्री तक, ऐसे निचले स्तर से हमारे सारे पदाधिकारी, चाहे वो एक आम शिक्षक क्यों ना हो, सब संवाद करेंगे। और इस गारंटी को लेकर हम उनके पास जाएंगे निवेदन करने, क्योंकि सरकार का भी 2.5 साल पूरा हुआ है। अभी हमें भरोसा है कि सरकार 2028 से पहले हमारे मांगों को पूरा करेगी ही, इसलिए हम लगातार उनसे अभी निवेदन करेंगे, हम सम्मेलन की बात करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी, कल ये भी चीजें तय हुई है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने विद्यालय छोड़कर अंतिम अस्त्र के रूप में जो हम करते आए हैं वो आंदोलन करेंगे। लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है, क्योंकि इस बार का जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन हम करेंगे, लेकिन चुनावी वर्ष से पहले। अभी हम सरकार तक सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, उनके गारंटी पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं। बार बार मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों से मिलकर उनको याद दिलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बीच में अगर वो मांग पूरा करने की बात करते हैं तो हम प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ा सम्मेलन कराएंगे शिक्षकों का। और उस सम्मेलन में उन माननीय मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, उन अधिकारियों का हम सम्मानित करेंगे जो हमारी मांग पूरा करने की कृपा करेंगे, घोषणा करेंगे उस दिन। अच्छा, तो ये आपको कब तक लग रहा है कि कब तक ये आपकी डिमांड पूरी हो सकती है, और आपका जो सम्मेलन है वो कब तक होने की आपको उम्मीद है? जिस दिन सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल आ जाए उस दिन हम लोग। नहीं तो सरकार से आप लोगों की जो बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है, उसमें आपको क्या लग रहा है? जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है, किसी नेता से आप बात करोगे तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ मांग अब पूरा होगी। जिस प्रकार से माननीय रमन सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और मांगों को लेकर लगातार हमारे सामने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये सरकार मांग तो पूरा करेगी ही। लेकिन अब तारीख मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई तारीख हमको दिया नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात अगर निकल के आएगा कि इस दिन हम घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन उनको सम्मानित करेगा और उसी मन से घोषणा करवाएगा। सर, पूर्व सेवा गणना को लेकर 15,000 शिक्षक का जान हलक मटका हुआ है, क्योंकि 28 से पहले एक एक करके रिटायरमेंट उनका हो रहा है और वही एनपीएस मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद, किसी को 1500, किसी को 2,000 रुपए महीना। 15,000 के समथिंग उनकी संख्या है, 13, 14, 15,000 के आसपास। तो उसको लेकर अभी त्वरित तत्काल फेडरेशन की क्या प्लानिंग है उनको राहत देने के लिए? अभी हम लगातार जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक मांग के लिए नहीं बात कर रहे हैं। हम मोदी की गारंटी के साथ साथ पूर्व सेवा गणना की बात कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जितना आपने सवाल पूछा है उसी में उसका जवाब है कि हम लगातार उन बातों भी कर रहे हैं कि इससे हमारे जो 1998, 2005 से जो नियुक्त शिक्षक हैं, जो आज सहायक शिक्षक थे, सहायक शिक्षक के पदों पर ही रिटायर हो जा रहे हैं, या कोई प्रमोशन पाले वो भी रिटायर हो जा रहे हैं। सर, पूर्व सेवा गणना होते ही जैसे आप बता रहे हैं कि वेतन विसंगति का भी निदान हो जाएगा, क्रमोन्नति की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी, प्रमोशन का जो दिक्कत है वो भी लगभग समाप्त हो जाएगा। तो आपके कहने के हिसाब से पूर्व सेवा गणना ही एक अस्त्र है एलबीसी वर्ग के शिक्षकों का, कि वो लागू होते ही सबकी जितनी भी समस्याएं हो समाप्त हो जाएगी एक झटके। निश्चित पूर्व सेवा गणना एक ऐसा मांग है जिससे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लाख दुखों की एक दवा, बस पूर्व सेवा की गणना। लेकिन इसकी गणना क्रमोन्नति के लिए, पेंशन के लिए, हमारे समयमान के लिए, सारी चीजों के लिए इसकी गणना होनी चाहिए, तभी हमको इसका लाभ मिल पाएगा। मतलब पूर्व सेवा गणना नहीं हो रही है तो आप लोगों को पेंशन में दिक्कत हो रही है, आप लोगों के वेतन विसंगति में वही समस्या का मेन कारण है, और क्रमोन्नति का भी वही सेम कारण है। अब छत्तीसगढ़ी में मैं आपको बोलूं तो एक ही चीज बोलूंगा, हमन के जन्म हुए 1998 के, हमन के जन्म हुए 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 2017 के जात ले, अब हमारे जन्म तिथि लिखा थे 2018। अब 18 साल के होए के बाद हमारे वो डेट ऑफ बर्थ लिखा थे, तो भाई अब पत्ता पर मार गए हम, तो हमारे पहली साल में आप मैंने 18 साल के हो गए समझे, बस सबसे बात है भैया। तो ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी। और आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि रविंद्र जी का इंटरव्यू लीजिए, पूछिए इन मुद्दों पर, फेडरेशन की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों, आप लोगों के सवाल के जवाब के लिए मैं रविंद्र सर के पास आया था और इन्होंने बड़ी बेबाकी से आपकी जो समस्याएं हैं प्रदेश के शिक्षकों की, उसको एक एक करके इन्होंने रखा है। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोग को समय देने के लिए और प्रदेश के शिक्षकों की समस्याओं, ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।